सभी गद्य विधाएँ प्रकाशन वर्ष के साथ यहाँ पर हम क्रमानुसार देखने वाले हैं और यहाँ से आपके कम से कम मैं बता रही हूँ आपको 5 से 6 प्रश्न आपके इस वीडियो से देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट के अंदर। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना और पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब भी करते चलना। सभी गद्य विधाएँ हम साथ में लेखक और प्रकाशन वर्ष, ठीक है? ये शॉर्ट नोट ही पढ़ने की ज़रूरत होती है और लास्ट टाइम पर हम भी यही पढ़ते थे और अभी भी हम आपको यही पढ़ा रहे हैं। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सभी गद्य विधाएँ, ठीक है? चाहे मैचिंग में मिलें, चाहे सत्यासत्य में मिलें, ऐसा नहीं है कि सीधा-सीधा पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। तो चलेंगे, देव सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इकाई 6 आप जानते हैं, इकाई 6 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये हिंदी उपन्यासों से संबंधित है, ठीक है? हिंदी उपन्यासों की कहानी ये इकाई है। देवरानी जेठानी की कहानी, यहाँ पर क्रमानुसार लगे हुए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है? जो मैंने लगाए हैं ना, वो क्रम से ही लगे हुए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, ये पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित होता है। परीक्षा गुरु ये लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है, 1882 ईस्वी में लिखा गया है। शुक्ल जी ने इसे प्रथम उपन्यास माना है, ठीक है? शुक्ल जी ने क्या माना है? इसे प्रथम उपन्यास माना जाता है शुक्ल जी के द्वारा। और अगर हम बात करें डॉक्टर गोपाल राय, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए बताती चलती हूँ। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है इसको प्रथम माना है। गोदान, गोदान आप जानते हैं प्रेमचंद जी की अंतिम पूर्ण उपन्यास है अंतिम, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अगर अपूर्ण की बात करें तो वो इनका मंगलसूत्र उपन्यास था, ठीक है? जो कि अपूर्ण रह गया था, इनके बेटे ने पूरा किया था, अमृत राय ने। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इसका 1940 और 41 आपको एक ही मिलेगा पेपर के अंदर, चाहे 40 मिले या फिर 41 मिले, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान रखना ये दोनों ही इसकी जो समय है वो अलग-अलग विद्वानों के द्वारा माने गए हैं। आगे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। शेखर एक जीवनी का थोड़ा ध्यान रखना, ये पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया उपन्यास है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये औपनिषदिक, ठीक है? औपनिषदिक युग से संबंधित है। आगे है मेला आंचल। मेला आंचल जो उपन्यास है ये अ, मेला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था और इसी समय से जो आंचलिक उपन्यास है उनकी शुरुआत होती है, ठीक है? मेला आंचल पहला उपन्यास है, फर्स्ट आंचलिक उपन्यास अगर हम कहें कहें तो, और फणीश्वरनाथ रेणु प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। झूठा सच उपन्यास ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है, यशपाल जी का है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले एक का है देश और वतन और दूसरे का नाम है देश का भविष्य, ठीक है? वतन और देश, देश का भविष्य इस तरह का इसके नाम है। उनको ये दोनों को याद रखना। पहला इसका जो भाग है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग इसका देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखना राग दरबारी। और ये अगर हम बात करें तो ये एक राजनीतिक तौर से लिखा गया, राजनीतिक इसमें प्रस्तुति की गई है और 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल जी को इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी भी मिला था, ठीक है? आगे है आपका बंटी उपन्यास, ये मन्नू भंडारी जी का है और 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका भी आपको 1970 और 71 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये अलग-अलग विद्वानों की किताबों में ना अलग-अलग मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का। मानस का हंस जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर जी का है। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है, ठीक है? ये तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है, ये ध्यान रखना। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस जो उपन्यास है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हालाँकि मैंने वन लाइनर भी करवाई हैं और पीवाईक्यू भी करवा रही हूँ मैं साथ में। वो क्लासेस भी आप ज़रूर देख लिया करें और उनमें आपको बताया गया है कि ये इससे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कब लिखना शुरू किया गया था और कब तक खत्म हुआ था? इसकी डेट पूछी जाती है। 1971 में इसका डेट है ना? तो उसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। वन लाइनर आप इसके लिए देख सकते हो। धरती धन अपना जगदीश चंद्र जी का लिखा गया उपन्यास है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। ये दोनों 1972 हैं, दोनों एक जगह लिखे गए हैं इसीलिए याद रखना। तमस उपन्यास ये भी देश विभाजन यानी कि सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। देश विभाजन के बाद जो देश में हुए थे, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
जिंदगी नामा की बात करें तो जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। 1979 में ही प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। और 1980 में 1 साल बाद इनको भी क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इसी उपन्यास के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इकाई 7 हिंदी कहानी। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, ठीक है? और कमेंट करके बताना कि आपको किस-किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। एक टोकरी भर मिट्टी, सबसे पहले नाम आता है। आधुनिक खोजों के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहली जो कहानी है, ये मानी जाती है माधवराव सप्रे जी की कहानी 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो पत्रिका है ना, उसका नाम बहुत पूछा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। यूजीसी नेट का जो पेपर है ना, वो थोड़ा-सा लेंथी होता है, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन है, वन लाइनर आप याद करेंगे ना, तो आप मैचिंग वाले या फिर असत्य-असत्य वाले को भी कर ले जाओगे, ठीक है? चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, ये 2 कहानी है जो कि हमारे सिलेबस में लगती हैं और दोनों क्रम से हैं, इसलिए एक साथ लिख दी हैं। बंग महिला जी की कहानी है। राजेंद्र बाला घोष इनका जो मूल नाम था वो था। 1904 और 1907 में प्रकाशित हुई थी, दोनों क्रमशः लिखी हुई हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आई थी और दुलाई वाली 1907 में, दोनों की दोनों ही सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? दोनों कहानी इनकी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ठीक है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया लिखी गई कहानी है। 1907-8 इसका प्रकाशन वर्ष है और सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित की गई थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी उस समय पर। आगे है कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। कानों में कंगना 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? इनकी पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, इसलिए मैं साथ में बता रही हूँ, उपन्यासों की नहीं पूछी जाती, ठीक है? कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये ओह! ये भी पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई कहानी है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ये पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई कहानी है, उसने कहा था। और ये भी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? ये भी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था कहानी। आकाशदीप की अगर हम बात करें, तो चंद जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है। 1928 और 29 2 इसका जो समय है वो मिलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद। अपना-अपना अगर इनके पात्र वगैरह आपको देखने हैं, तो उपन्यास, कहानी, नाटक और 3 विधाओं के मैं आपको कंप्लीट उपन्यास भी करा चुकी हूँ एक जगह पर, वो भी जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है? प्लेलिस्ट आपको एक जगह पर मिल जाएगी टॉपिक वाइज़। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित होती है। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, जो कि 1933 में आती है। गैंग्रीन कहानी, ईदगाह ईदगाह कहानी की बात करें, देखो जिनकी पत्रिका इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, है ना? चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ईदगाह कहानी, इसकी पत्रिका पूछी जाती है। गैंग्रीन, जिसका नाम रोज भी है, ठीक है? गैंग्रीन और रोज, इसका अलग-अलग संस्करण में अलग-अलग नाम आया था। अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित होती है। राही, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, जो कि 1947 में आती है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती जी ने लिखा है, जो कि 1948 में आती है। राही 1947, जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, ठीक है? आज़ाद तो ख़ैर हम आज भी नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज़ों से जिस वक़्त आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक़्त ये कहानी छपी थी। और आप ये भी जानते होंगे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की कवयित्री हैं सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी पूछा जाता है और ये एक राष्ट्रीय कवयित्री मानी जाती हैं, ठीक है? राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय वीर रस की इन्होंने उस वक़्त पर कविताएँ लिखी थी। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है। इसके बाद है राजा नरबंसिया। इसमें 2 कथाएँ समानांतर चलती हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है? ये कमलेश्वर जी की कहानी है, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित होती है। आगे है चीप की दावत, ये भीष्म साहनी जी की कहानी है, ठीक है? सामनाथ अपने बॉस है जो चीप है, उसको किस पर बुलाता है? दावत पर बुलाता है, अपने घर पर यानी कि डिनर पर बुलाता है। 1957 में आती है। आगे है कोसी का गठवार, ये शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई कहानी है। 1958 ईस्वी में, ये भी पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई है, ठीक है? ये 2 हैं जो कि पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हैं और ये दोनों ही पूछी जाती हैं। आगे है तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, ये 2 कहानी अलग-अलग हैं, ठीक है? 1 और 2। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है? एक कहानी का नाम ये है और लाल पान की बेगम ये दूसरी कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित होती है। परिंदे कहानी की बात करें तो ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है, जो कि 1959 में आती है।
3 कहानियाँ हैं जो कि 1959 में प्रकाशित होती हैं, ध्यान रखना है। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और परिंदे, ठीक है? तीनों कहानी किसमें आती हैं? अ, 1959 ईस्वी में प्रकाशित होती हैं। और जो परिंदे कहानी है ना, इसको नामवर सिंह ने प्रथम कहानी माना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? नामवर सिंह ने प्रथम कहानी किसको माना है? परिंदे को माना है, ठीक है? निर्मल वर्मा की पहली कहानी माना है इसको, ठीक है? और पिता पिता ज्ञान रंजन की कहानी है जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित होती है। पिता, ठीक है? याद रखना। इंस्पेक्टर मातादीन चांदपरी हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अमृतसर आ गया और इसका कहानी संग्रह पूछा जाता है पटरियाँ। देखो कहानी संग्रह या फिर जो भी इनके संग्रह हैं, अगर आपको वो पढ़ने हैं तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं सबके करवा दूँगी, ठीक है? आगे है इकाई 8, ये हिंदी नाटक को अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 में। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ठीक है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के दोनों नाटक हैं, इसलिए एक साथ लिखे हैं और दोनों क्रम से भी हैं। 1880 में भारत दुर्दशा होती है और अंधेर नगरी चौपट राजा 1881 ईस्वी में आता है, ये ध्यान रखना। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों क्रम से हैं, इसलिए एक साथ लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? स्कंदगुप्त 1928, हमें 3 लाइन बना करके लिखते क्या फ़ायदा, है ना? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों के तीनों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। 1928 में स्कंदगुप्त आता है, 1931 में चंद्रगुप्त आता है और ध्रुव स्वामिनी आती है 1933 ईस्वी में, ध्यान रखना, ठीक है? सिंदूर की होली जो उपन्यास है, ये आपके सिलेबस में गलत लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ आपको होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया नाटक है, जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे है आगरा बाज़ार, जो कि हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आप एक-दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, जैसे कि जो हमारा उपन्यास है मेला आँचल, ठीक है? आगरा बाज़ार और मेला आँचल दोनों एक ही साल में प्रकाशित होते हैं, भले ही नाटक या उपन्यास विधा कोई भी हो, ठीक है? विधा कोई भी हो, इनका सन आप एक जगह पर लिख सकते हैं, है ना? आगे है अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि 1954-55 में प्रकाशित होती है। अंधा युग की बात करें तो ये धर्मवीर भारती का नाटक है जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित होता है, अंधा युग। ठीक है, ये महाभारत, इसका समय पूछा जाता है, इसका कथानक पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, वैसे मैंने करा दिए हैं, आप जा कर के देख लेना, ठीक है? आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये दोनों जो नाटक हैं वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखे गए हैं। आषाढ़ का एक दिन ये 1958 में प्रकाशित होता है और आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे है बकरी, बकरी नाटक किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि 1974 आप देख सकते हैं 1974 में और कौन-सी हमारी कहानी प्रकाशित हुई थी, कौन-सा उपन्यास आया था? एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष की कहानी है और ये नाटक है जो कि 1977 ईस्वी में प्रकाशित होता है, एक और द्रोणाचार्य। इसमें भी 2 कथाएँ हैं जो कि समानांतर चलती हैं, ठीक है? इसमें भी 2 कथाएँ समानांतर चलती हैं और एक राजा नरवंशिया में चलती हैं, दोनों पूछे जाते हैं। महाभोज जो नाटक है, ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान। आगे हम देखेंगे इकाई 9, जो कि हिंदी निबंध के द्वारा हिंदी हिंदी निबंध इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है? हिंदी निबंध देखेंगे। तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, ठीक है? और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना। दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, फिर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है ना? संधि करके भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही निबंध हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं और दिल्ली दरबार दर्पण की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्रम में यही आएगा। दिल्ली दरबार दर्पण जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1884 में आया था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? आगे हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखे थे। 1903 से लेकर के 1905, हालाँकि ये जो चिट्ठे हैं वो 1903 से लेकर के 1907 तक लिखे गए थे, ठीक है? लेकिन 1903 से लेकर के 5 तक जो लिखे गए थे वो कर्जन को मतलब टारगेट किया गया था, ठीक है? कर्जन को ध्यान में रख कर के लिखे गए थे, कर्जन के नाम। और जो 1907 तक जो बाद में आए थे वो लॉर्ड मिंटो और जो कॉर्नवालिस वगैरह थे उनको लेकर के लिखे गए थे, ठीक है? मिंटो के नाम लिखे गए थे 2-3 बाद में। आगे है कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, इसकी विधा ज़रूर याद रखना, ठीक है? ये 1909 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था चिंतामणि में। आगे है मज़दूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के सबसे सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और अपने जीवन में इन्होंने केवल और केवल 6 ही निबंध लिखे थे, ये भी ध्यान रखना। 1912 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था।
नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है और ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित होता है 1951। ठीक है, याद रखना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ लास्ट टाइम पर, जो आपको पढ़ लेना चाहिए, जहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसके अलावा विवेकी राय और एक कुबेरनाथ राय। ठीक है, ये चार जो आपके लिखे गए हैं, चार बल्कि पांच, ये अध्यापक पूर्ण सिंह भी ले लेना। ये 5 इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनके आपको जो भी निबंध है ना, वो सारे के सारे क्रम से आपको एक जगह पर लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं, ठीक है? मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपके लिए करवा दूँगी, क्योंकि ये ब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न हमेशा फँसते ही फँसते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है 1974 में। इसी समय आप देखेंगे उन बकरी जो नाटक है वो भी प्रकाशित हुआ था 1974 ईस्वी में। संस्कृति और सौंदर्य की बात करें तो ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध है, जो कि 1982 में आया था। 1982 में ही महाभोज नामक जो नाटक है वो प्रकाशित हुआ था मन्नू भंडारी का। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 2012 में प्रकाशित हुआ था। ये बिल्कुल एकदम नया उपन्यास है, निबंध है, ठीक है। शिव मूर्ति की बात करें तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। हालाँकि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है, उसका नहीं पता है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास ये कुबेरनाथ राय जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो दोनों के अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। मैंने थोड़ा ध्यान से देखा भी नहीं है, ठीक है। तो देख लेना इनको। आगे है इकाई 10, हम पढ़ेंगे अन्य गद्य विधाएँ। अन्य गद्य विधाएँ, मेरी तिब्बत यात्रा सबसे पहले क्रम में आती है। मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है और जिन्हें यात्रा वृत्तांत का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। पितामह यानी कि सबसे ज़्यादा जो यात्रा करने के, यात्रा वृत्तांत लिखने का जो श्रेय है ना, वो राहुल सांकृत्यायन जी को जाता है। 1937 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। आगे है प्रेमचंद घर में, जो कि शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया इनकी जीवनी है, ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, अन्य गद्य विधाओं में आपको फिक्स बताया नहीं गया है कि निबंध है, नाटक है, क्या है, तो आपको यहाँ पर इनकी विधाएँ भी याद कर लेनी है, ठीक है। आगे है प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है, जो कि 1944 में प्रकाशित हुआ था और ये एक जीवनी है, ये भी याद रखना। आगे है माटी की मूरतें, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है 1940 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, ठीक है। माटी की मूर्तें कब आया था? 1946 में, आज़ादी से 1 वर्ष पहले। और रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस जेल में रहते हुए लिखा है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। किस जेल में रहते हुए माटी की मूर्तें लिखा गया था? इसमें 12 12 रेखा चित्र हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप बताइएगा मुझे कि माटी की मूर्तें किस जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा था? अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है और 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि यात्रा वृत्तांत है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1956 में आया था और ये एक निबंध है, ठीक है, ये एक निबंध है, ये काम भी मैं आपका चलो कर देती हूँ। आगे है क्या भूलूँ क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। ये इनकी आत्मकथाएँ 1969 में प्रकाशित हुई थी। हमें एक ही नहीं पढ़नी है, वैसे हमें चारों एक बार देख लेनी है, क्योंकि इनकी जो आत्मकथा थी उसके 4 भाग थे, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग थे और चारों के चारों क्रम से आपको पूछे जाते हैं। भले ही आपके सिलेबस में 1 है, लेकिन चारों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो इनकी 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग था, उस पर इनको सरस्वती सम्मान भी मिला था, ये भी याद रखना। आवारा मसीहा, इसमें किस गाँव का ज़िक्र किया गया है और किस में क्या है, ये चारों, ये सब आप वन लाइनर में देख सकते हो जाके वीडियो में। आगे है आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है, ठीक है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी जीवनी है, मतलब ये जीवनी किसकी है? शरत चंद्र की जीवनी है। ये शरत चंद्र की जीवनी है, ये याद रखना, जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। कहानी नहीं है बल्कि ये इनकी आत्मकथा कही जाती है। ये 2007 ईस्वी में आई थी, ये कथा यात्रा है, ठीक है। मन्नू भंडारी जी इसे अपनी आत्मकथा मानने से इनकार करती हैं और वो इसे अपने जीवन की कथा यात्रा बताती हैं। आगे है मुर्दैया, मुर्दैया तुलसीराम की क्या है? आत्मकथा है, ये भी 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, ये और याद रखना कि तुलसीराम की आत्मकथा के 2 भाग थे। मुर्दैया 2010 में आया था और फिर आया था मणिकर्णिका, ठीक है? मणिकर्णिका ये 2015 ईस्वी में आया था और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे है आप हुदरी रमणिका गुप्ता जी की ये भी इनकी आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है, जो कि 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इनका एक भाग हादसे नाम से, ठीक है?
हादसे नाम से एक और इनका आत्मकथा का भाग था जो कि 2010 में ही प्रकाशित हो चुका था। आगे है ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा का है जो कि इनके रेखा चित्र हैं। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। भोला राम का जीव ये एक हास्य व्यंग्य कहानी है, ठीक है? हास्य व्यंग्य कहानी है। जामुन का पेड़ भी इनको देख लेना। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है और एक साहित्य की डायरी ये मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखी गई है। तो इनको आप एक बार देख लेना अगर इनका प्रकाशन वर्ष आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है। कि जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सब करवा दिए हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो आपको कर ही देना है। कमेंट करके बताना कि किस-किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए लास्ट में, कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हालाँकि मैं वो करा ही रही हूँ। और 12 बजे हमारी लाइव क्लास होगी जिसमें आज हम यूनिट 5 यानी कि हिंदी कविताओं को पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िएगा, अदरवाइज़ आप बाद में भी देख सकते हो।